जय हिंद दोस्तों, रेडियो द्वारका की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बहुत गर्व से आपको बताना चाहते हैं कि आज इस पावन अवसर पर हम मिलने जा रहे हैं कारगिल हीरो, वॉर वेटरन, सियाचिन पायनियर एंड वीर चक्र से सम्मानित एयर कॉमोडोर A.K. सिन्हा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है कि आज आप यहाँ आए। धन्यवाद। धन्यवाद युथिका जी, धन्यवाद रेडियो द्वारका कि आपने इस पावन अवसर पर मेरे को बुलाया और कुछ हम ख्याल व्यक्त कर सकें। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बहुत सब कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं, मगर आपने 30 इयर्स तक इंडियन एयरफोर्स में रहकर देश की सेवा की है, तो आपके पास असंख्य एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारे यादगार पल होंगे। तो कोई ऐसा पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज। हाँ नहीं, श्योर। एक्चुअली पल तो बहुत हैं जो इक्वली आई गेस इम्पोर्टेंट रहे और हमेशा यादगार है। बट उनमें से शायद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और जो पल मेरा सर्विस में रहा वो है ये मेडल, ये है वीर चक्र। सो इसकी अहमियत खाली वीर चक्र से नहीं है मेरे लिए यादगार है एक पूरे उस पल की जब हमने वो ऑपरेशन किया जिसमें मेरे नंबर 3 कोलीग, टीममेट स्क्वाड्रन पुंदीर, लाइटलर मोहिनन, साजन साहू, साजन मिश्रा, A4 उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि आज उनके जो बलिदान से भारत में हम सब लोग आई गेस सब सुरक्षित हैं। उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि दूंगा और इसको देख के सबसे पहले मुझे हमेशा उनकी ही याद आती है। और यस, उसके बैकग्राउंड में जो हमने कैसे इसको शुरू किया, आई थिंक वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है। एंड क्योंकि ये आपको शायद पता होगा, आपने अभी ये एक सीरियल भी चल रहा है नेटफ्लिक्स का, ऑपरेशन सफेद सागर। हाँ जी। तो एयरफोर्स का ऑपरेशन था, उसको बोलते हैं हम सफेद सागर। आर्मी का ऑपरेशन को हम बोलते हैं विजय, ऑपरेशन विजय। तो ये जो ऑपरेशन सफेद सागर था, मतलब दैट वाज अ यूनिक ऑपरेशन इन द वर्ल्ड वेरिन एक्चुअली ये एयरफोर्स, कोई भी दुनिया की एयरफोर्स उस ऑल्टीट्यूड में 15 से 18,000 में ऑपरेट करने के लिए कोई भी डिजाइन ही नहीं है। नाइदर वेपन सिस्टम नॉर द एयरक्राफ्ट, नथिंग इज डिजाइंड टू ऑपरेट इन सच एनवायरनमेंट। और शायद यही एक कारण था जो जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जो ये एक शैतानी करी थी कि उन्होंने ये शायद प्रिजम्पशन किया कि एयरफोर्स तो इसमें ऑपरेट कर ही नहीं पाएगी। ये उनका एक बहुत बड़ा प्रिजम्पशन था, एंड राइटली सो, बिकॉज वर्ल्ड में कोई ऐसा जहाज है ही नहीं। तो उसको हमने जो काउंटर करना था वो एक हमेशा याद रहेगा, बिकॉज दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आई गेस इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द सरप्राइज, बिकॉज वी हैड टू यूज ऑल दीज एलिमेंट्स। एंड आई गेस इन लाइफ ऑल्सो टुडे हमेशा कोई सिचुएशन कॉपी बुक वाली नहीं होती है जो किताब में लिखी है, बिकॉज अगर किताब में लिखी है तो कोई भी कुछ कर लेगा। हाँ जी। हमेशा जीत उसकी होती है जो किताब में लिखा नहीं है, वो उसका आंसर कहीं लिखा नहीं है। तो वही एक सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो उसमें लाइक शुरू से आई वॉज वेरी लकी एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड आई कीप थैंकिंग गॉड दैट ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट वॉज मीट हैपेंड इन May 99 एंड जस्ट कारगिल हमारा ऑपरेशन से पहले मेरी पोस्टिंग आ गई थी एयर हेडक्वार्टर। तो मैं तो पोस्टिंग मूड में था, एयर हेडक्वार्टर जाना तैयारी कर रहा था सब, मैं हिंडन में पोस्टिंग थी मेरी। एंड सडनली दिस कारगिल हैपन एंड हमारे CNC WSC एयर मार्शल पटनी, वो WSC के CNC थे। सो ये हरकत हम 17 को गए थे, वहाँ पे 17 मई को गए थे श्रीनगर। तो उससे एक दिन पहले CNC हमारे आए थे। सो फिर हमारी एक मीटिंग हुई वेस्टर्न एयर कमांड में, उन्होंने मुझे बुलाया और कारगिल में जो सिचुएशन थी वेरी वेरी एट नेसेंट स्टेज, दैट हाउ कैन वी काउंटर दिस सिचुएशन। तो उसमें हमारी कुछ बातें डिस्कशन हुई और फिर भी मतलब
उससे पहले मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था क्योंकि कुछ था नहीं न्यूज़ में, कहीं कुछ नहीं था, तो मे बी सम काइंड ऑफ स्मॉल एक्सरसाइज और व्हाटएवर, सो आई वाज रियली नॉट, आई डिडंट टेक इट सो सीरियसली। मैं तो पोस्टिंग वाले ही मूड में था। फिर जब उन्होंने ऑफिस से बुला के सब ये बोला और जो यूसी भी थे हमारे साथ में, तब समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत सीरियस है। और उसी दिन दोपहर को एक जहाज वहाँ पे हिंडन में एबी का वो अरेंज हुआ एवरो, और मेरे को पहुँचाया गया चंडीगढ़ में। फिर वहाँ पे IL-76 स्टार्टअप रेडी था जहाँ पे मेरे कोर्समेट थे उस टाइम विंग कमांडर SR के नायक, जो लेटर ऑन CNC ईस्टर्न एयर कमांड बने। जहाँ स्टार्टअप रेडी था IL-76 ह्यूज एयरक्राफ्ट, उसमें मैं घुसा और फिर हम पहुँचे श्रीनगर। सो इतना टाइम मिला मुझे वहाँ से सुबह मीटिंग, जो कि मैं इतना सीरियस नहीं था, और शाम को मैं ऑलरेडी पहुँच चुका था। एंड देन वी फॉलोड अप विद द होल टीम ऑफ माय aircraft pilots, people, everybody landed up in Srinagar. So now the whole challenge was 15 to 18,000 feet, where there is no weapon system which is designed. We were flying Mi-17 helicopters at that point of time. But what happened is, like when we were discussing, like उसमें ग्रुप कैप्टन ओक है जो आप सभी सागर में भी देखेंगे ब्रीफिंग में है, वो मेरे इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं DS स्टाफ कॉलेज में। तो फाइटर्स की तरफ से वो थे जो प्लानिंग में थे, और हेलीकॉप्टर्स में आई वाज द टास्क फोर्स कमांडर। सो बोथ ऑफ अस, एंड देन वी हैड अ मीटिंग ऑफ ऑल द पायलट्स एंड स्क्वाड्रन कमांडर्स in the briefing hall, and various options were discussed. Everybody was free to open their own opinion and express how and what we can do. The fighters, we had a lot of good capable fighters, but at that point of time, those altitudes, and not just the altitude but the mountain terrain, and then we have the valleys, so it is very difficult to acquire the target and also the accuracy as well. So at that point of time, भाई कुछ तो करना ही है, हम हाथ के हाथ मेरे में बैठ नहीं सकते। It's like you have to do something, you have to, if nothing, go physical, whatever भी, कुछ तो हमें करना ही है। So we thought then like helicopters would be the best potent weapon in this kind of scenario, because helicopters are at lower speed. So our target acquisition is much better because of the lower speeds. But we are more vulnerable. We are more vulnerable to even to a ground fire as well, even on the Stinger missiles, which have a range of nearly 3.2 kilometers. So, but then we had no choice. So we planned it that way, that it will be like a combined operation where we will have the fighters, we have the helicopters, and it will be synchronized in that way that we also get a little kind of protection, because we are then totally exposed to the enemy. So we will synchronize our attacks in a way that the fighters will run over the target, may not be so accurate, and as they are exiting, then we will be rolling onto the finals, dive and attack. So as the enemy head would be down, and we will take on the targets. So this is how we went about it, and we had this presentation of plan to first to the CNC, Himachal Patni, and I guess he would have briefed the chief. And on 25th May, we had the chief, Chief Marshal Titmus, visiting Srinagar base. Before giving okay to the CCS, he has to come physically there, check out if the boys are ready, not ready, whatever, and then only give okay to the CCS committee, to the Prime Minister. So we had a huge meeting and briefing to him, and we even flew him to Kargil for a reconnaissance mission in my own helicopter. Whereas the secrecy was maintained so well. The chief was not wearing any of his ranks. He was like a common man, like overall, without the rank. So yeah, so I'm just sharing. There are lots and lots of things to share, but yeah, the pertinent points which need to be shared. So that happened. brave होते हैं हम लोग, सच ही में सोच के भी आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है, even then within a not even fraction of second, उससे भी कम में आप कैसे एकदम से Thank you, Yuthika. But I think it's not just me, or it's not anyone. It is how we are designed, how we are trained in peacetime, that it becomes a regular way to find a solution.
So we are designed that way. So that's why I keep thanking God that I was lucky. Otherwise, I would have moved off and somebody else would have got a chance. So I'm lucky that I got a chance. So That's it's really it's great that of way, you. basically. Great of you. And the 26th May, then the 25th evening, the chief was also okay, confident. Yes, boys, confident, and we can Yes. do this job with this particular plan which we had made. And for good. Actually, we all were, just bubbling to go into it. Everyone was waiting. The waiting time is very restless. Yes, you're just waiting for the go. Because before that, a lot of activity. I can't really, express everything in detail. We had done a lot of trials for firing at 4.5 kilometers to 5 kilometers. We had picked up a ad hoc ranges. The range, Toshe Maidan range itself is just 3 kilometers. But we have to fire at 4.5, 5 kilometers. There is no range. So we picked up some, uninhabited area in Kashmir as a range. So we fixed up the GPS. So we had to fire out of the range of the Stinger missile. So it's all training which we did very quickly. First we did the trials. Then we trained the other pilots, and then we were confident, ready. Now waiting for the word go. And we got the word go at night. After the chief went to Delhi, then he would have briefed the CCS. Okay, we are ready. We got that word go in the night. Wow, there was excitement. Yeah, excitement. So at night we were preparing the aircraft, harmonizing the guns, the rocket pods, and we were carrying 128 rockets. This is the only aircraft or helicopter which can carry so much of weapon. Though you can carry 192 rockets, but at that time we were carrying 132 rockets because of the less denser environment at such high altitude. So we were all loading up, etc., etc. In the morning, then 6:50 was the TOT, time on target, and we were the first ones to fire the opening shots of this war. So we had one formation firing or taking on the Tiger Hill, the other one at Tolu Lake. And believe you me, after the first strike, when we fired, I went to Tiger Hill, and the moment we released our weapons, so it was like 128 rockets. So you first fire a salvo of 32, then you fire of 32, and then you fire of 64. Tak, tak, tak. And I used to the visualization I can give you is, it's like I can visualize. I mean, I can't, but I'm just thinking, my God. Oh, so it's like, really? how I relate to it. Oh I don't know whether my you've seen Ramayana. So people, Of all course, time you've seen of Ramayana. course. Yeah? So all the people who have seen Ramayana, if you see, when there's एक तीर के 100 तीर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं. हाँ जी. It is exactly like that. It's a rain of rockets, which can plaster at least 100 to 200 meters. So the sight of those rockets is really it's very scary. I know. So with that, it is something like that. I mean, because I you can don't see, know, but I can imagine. and the backfire kind of whatever you may call it, like if the rockets go, you can feel even the helicopter moving back. There is so much of thrust which goes back, and it was absolutely accurate. And as we finished the strike and we were in a safe area, and then we cheered everyone. We had shared some chocolate, and it was like yeah, we did it. Oh wow! So that kind of joy. Thank you, sir. Thank you. You have shared this incident. हम लोग तो सोच ही नहीं सकते हैं, और सोच के भी इतनी घबराहट होती है जब हम तो सिर्फ मूवीज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, और तब भी सांस रुक जाती है देखते हुए. आप उसमें रहते हैं और इतना एक्साइटेड उसमें जाने के लिए, कमाल है, सच्ची में कमाल है. थैंक यू सो मच वाकई. And the other side, of course, like all these guys, all my youngsters, I mean, this has been my always philosophy and conviction. The youngsters are always excellent. They are very good. They just need a little bit of direction. And all these guys were so full of josh, everybody, that you felt always confident. Probably you thought you may be slightly scared, but these guys are not. So you need to lead them, and make sure. तो सर, आपने जैसे बताया कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो वो यंगस्टर्स जो आपके साथ हैं उनका एक अलग जज्बा है.
लेकिन आम इंसान, आपको क्या लगता है कि उनको अपना आत्मनिर्भर रहने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? मैं फौजियों की और Yes. एयरफोर्स के डिसिप्लिन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। It's a very good and a very, very relevant question. हाँ जी। Because finally, like, there are stages of life. हम्म, You're born, then you do your schooling, then you are into work. And after work, then finally you get into the other phase of so-called retired life. हाँ जी। And it's a time till you're working that you are earning. And after you have finished your work, and that's the time when you get into your older age version. So one needs to also cater for your daily living and survival once you are retired. So that's a very basic kind of a thinking which I guess every one of us has, and we do it. We also have learned this from our seniors as well, because right from the beginning I remember as pilot officers, going into the service, our seniors would say, yeah, इधर पहले थोड़ा ना provident fund में डाल देना, थोड़ा उधर डाल देना. So it is that then you blindly follow because they are experienced. So we learn, like that, and gradually later we realize, yes, how these things, come in handy towards the later part of life. So it goes inbuilt into the system, and I'm grateful to once again all our seniors who inculcated this in us. Otherwise, maybe we wouldn't have done it on ourselves. So we keep learning in life. That is one part, and the other, of course, I feel always first you need to work on your health. I remember, like in school, we used to write essays, long essays on health is wealth, without really understanding what is health. Health means maybe one muscle, maybe another. So that is not health, which we used to understand at that point of time. But later part, once you cross your 50s and entering after that into 60s, then you start really understanding what's the meaning of health. Health is everything, because like once you have maintained your health, automatically you have reduced or eliminated all your medicines and all your doctor visits, which is so important. We keep spending so much of money. Yes. And moment you are healthy means in the sense like health means mentally, physically and spiritually, if I may go slightly more deeper into health. Emotionally also, yes. So all these are part of the health. So once you are sound mentally, physically, spiritually, emotionally, then you have automatically offloaded all your baggage. Yes. Plus also one-to-one human relations. Because once you are at peace, your mind is at peace, you will not get into any anger or arguments, discussion, kids, friends. You will never get into that because you are very stable. Yes. So that is, I guess, most important part. Because with that you will be able to do whatever you really want to pursue. We call it like after leaving the services, we say, okay, first thing is the second innings. This is the second innings. So because like, I don't know, it was my perception that when we were younger, we used to see, even 50 years, people, that means they are like today, like 80, 90 years. So today people are getting more younger. I don't know how. But 60s, 70s is like what used to be 40s and 50s earlier. So people are working. It's not just to make money, not at all. Like what I said, the responsibilities are over by the time your kids and all are settled. So money is really not that much of a requirement. It is just for your day-to-day living, and if your meals reduce. ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आम इंसान से पूछिए तो किस मतलब फाइनेंसेस को कंट्रोल करना और बैलेंस रखना, जैसे आपने बताया, अपने सीनियर्स की बात सुनिए, ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा. तो दोस्तों आप इस बात पे ध्यान रखिए. देखिए, एयर कमोडोर सर ने कहा है कि अपने बड़ों की बातें मानिए. अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमको कोई सलाह देते हैं कि अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करो, कुछ पैसा बचाओ, तो उस पर ध्यान दीजिए. Absolutely. And there have been more formulas which people have been telling you. So like you have got to pay. Whatever pay. So 25% forget you about must it. Save, right. Just forget about it. And then whatever you consider. So gradually then you build up, and later once you, after 20, 30 years, then you realize, yes, I think ये सही किया. और सर जैसे आपके उसमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस नेवर रिटायर्स, तो आपका जो ये 30 इयर्स का लॉन्ग एक्सपीरियंस है, तो इसके बाद आपने क्या शुरू किया, क्या और सोचा आगे करने का,
और जो अब आप कर रहे हैं, क्या आपने पहले से प्लान किया था? बिल्कुल नहीं युतिका। Okay. मैंने बिल्कुल कुछ नहीं प्लान किया था, और पता नहीं मेरी शायद वीकनेस है या क्या है, जहाँ मैं जिस मोमेंट में मैं रहता हूँ उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा सोचता नहीं। क्योंकि आपकी फील्ड ही ऐसी रही है, हर सेकंड फौज के अलावा कुछ सोचा नहीं। तो कभी छोड़ने का तो सोचा ही नहीं, कभी ये भी नहीं सोचा कि कभी रिटायर भी होंगे, मतलब यहाँ तक। सो एंड लास्ट माय पोस्टिंग व्हिच आई डिड वाज एज AOC पालो। आई गेस दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पोस्टिंग ऑफ माय लाइफ, जहाँ की बिल्कुल एक सेकंड का भी टाइम सोचने का मिला नहीं कभी कि क्या करेंगे। बट या when it happens, it just happens all of a sudden. And though I had never thought of leaving service, but it is all design of the God, etc. I was very happy, absolutely enjoying my life, being in the Air Force, and I was totally in sync with the service and with my life. But it's changed tracks very soon because of my very good friend who we commanded the same squadron as well. So it is just that he was working in a flying company. He was the heading the company. They were getting a new helicopter, and suddenly he just asked me, Chinky, एक जहाज हमारी taking helicopter, will you join us? I said, sir, कब की बात है कि अभी बस जाना है। I said, there's कोई चांस ही नहीं है। I guess, but I've never thought about it firstly, and secondly, there's no question at all. I've never thought of leaving service. But it just so happened how mind changes, how what happens. And quick decision, and I was out before I could really understand the meaning of it. I was already out. So this is how it changed my life. Right. But nevertheless, I have no cribs. In fact, I'm again grateful to God that because 30 is a pretty long time, Yes. and I got exposed to all facets of life in the Air Force, exposure into all possible we can expect from the defense. And then I got into a new field because there is so much to life. It's infinite. So I guess I was lucky again to venture into some other facet of life. Even today, this also is very minuscule. But yes, I would again say I was lucky to get another facet of life. Then I switched to the civil helicopter flying. And for the last 15 years I've been into it. And the last I was the CEO for one company known as Heligo Charters Private Limited, which is in Mumbai, which is one of the largest private helicopter company. There are 3 top companies in India in helicopter. We have Pawanans Limited, Global Vectra, and Heligo. So I got an opportunity to be the CEO of this company as well. I really started enjoying once again because now we are in a different field of civil aviation. So the growth in the civil aviation once again is infinite. Today, if you see, India is the most happening place in aviation, and so to be part of this journey again is again an excitement because and especially so in helicopters. Even though I have both the licenses, I have a fixed wing license as well as helicopter pilot civil license. So, but helicopter industry is not seeing that kind of a growth as of now, but there is a huge potential today. So I thought now we got into phase 3, third inning. Okay. So after being the CEO of that company, I got an idea. Yeah, why not open up your own company? Because like there, finally is the owner, right? It's the owner's money. He wants to expand. He doesn't want to expand. He's got his own right. But I had my own dream to make this company much larger than that is. But then it's okay. He's the owner. He doesn't want to. So then I realized, I think, why not be an owner? To have your own helicopter. Oh my. So just a year back, I opened up this company known as ABS Aerospace Private Limited. So basic aim is once again growth of the industry and contribution to the country. Because country remains always first and foremost. Yes. So you're keeping that larger frame into the background of the country. And when we have got so much of experience, which even the country only has given us. Naturally. When we are in defense, it's only country which is given. So there's always a payback time, whether you're in service, even after service, there's always you need to do a payback. So that's a kind of I look at it that way. Somebody may look at it some other way, but that is all my passion, to make this industry to be my own company, be one of the biggest company in India, maybe even abroad. So now you're the owner of helicopter. Oh wow.
The first helicopter is coming now. It's already started today. Congratulations, all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. So सर, आपने जो ये अपना हेलीकॉप्टर ले लिया है और आप सब लगातार 1 phase, 2nd phase, 3rd phase, you are changing and you're doing, and आपका सबसे ज्यादा जो हमको चीज ने हमको इंस्पायर किया, हर चीज आपके लिए सबसे ज्यादा देश पहले है। देश के लिए आप क्या कर सके, किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बांट सके, दे सके और उसको यूटिलाइज कर सके देश के लिए। दिस इज रिमार्केबल सर, आई सैल्यूट फॉर दैट। तो आपने जब इतना सब कुछ किया है, तो आपने कभी सेहत के लिए स्पेशली सोचा था, या क्योंकि आप इस फील्ड में तो ऑटोमेटिकली सेहत सही रही? सेहत मेरा फोकस हमेशा नंबर 1 रहा है। No. Right from the beginning, like somehow I like outdoors. Maybe it's school also, and maybe NDA, or even thereafter, even in service. Like this has been part of a routine, whether you're or however busy that you may be, but you don't forget to go to gym, or you don't forget to go in the evening for a walk, at least for an hour. So this has been a routine inbuilt. Whether you go for a temporary duty, suddenly you have to go to Bangalore or go to Dimapur or wherever, एक पीटी किट हमेशा साथ चलती है। पीटी शूज और शॉर्ट्स या ट्रैक सूट वो हमेशा साथ चलता है। कहीं भी जाएंगे वो तो लगा के अपना 1 घंटा तो करना ही है। एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई गेस, द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर कीपिंग द माइंड एंड हेल्थ ऑलवेज in good shape, because a healthy mind and a healthy body and all those things जो पहले सब लिखे वो सब एक्चुअली लेकिन वो है, वो ट्रू है। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि एयर कमोडोर सर इतनी बिजी रूटीन के बावजूद अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा से रखा है। तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी कि हम बिजी हैं, कभी भी कहीं भी हो थोड़ी सी वॉक तो कर ही सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर, ये तो हमारा सेहत में होता है। हेल्थ में जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए आपने बताया, इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो कि बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, मेंटली फिट रहने के लिए एक आम इंसान क्या करे? इट्स वेरी इजी सेड देन डन। बहुत ही बहुत ही लाइक बहुत आसान है हमें सोचना, बट आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बट एट द सेम टाइम इफ यू टैकल इट हेड ऑन, it's not so difficult as well. So again मैं इसमें भी एयरफोर्स में अगेन लकी रहा जिसने मुझे सिखाया। हमारे एयरफोर्स में होता है सेंटर फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग एंड बिहेवियरल साइंसेस, तो उसमें मैं हेड ऑफ फैकल्टी रह चुका हूँ, जिसमें हम सारे ऑफिसर्स को 5 दिन का एक कोर्स कराते हैं, जैसे बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें मैं फिर अगेन वहां से सीखा हूँ। तो बट ये एक वो चीज तो है, सर उसमें से कोई टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, चाहे वो अपने फैमिली के साथ हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो। हमेशा हमें एक पीसफुल तरीके से रहना है और हमें अपने आप को हमेशा ब्रेक भी देना है। जैसे बोलते हैं छुट्टी है, घूमना है, दैट्स ओके, बट बेसिकली आइडिया इज टू गेट अवे, गिव अ ब्रेक to yourself from your normal routine of work. आप नेचर में चले जाए, आप जरूरी नहीं है कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है या कहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास यहीं पे ही काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में। आपके पास कहीं ना कहीं पार्क मिल जाएगा, कोई नदी मिल जाएगी, कहीं पे भी। बेसिकली टू ब्रेक दैट मोनोटनी, गेटिंग मोर विद द नेचर, एंड यू विल फाइंड अ ब्रेक फ्रॉम योर होल स्ट्रेस एंड प्रेशर विच वी हैव। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वो जो आजकल का है वो मोबाइल। तो वो तो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हम सब के लिए, हम भी मतलब काफी हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके, सभी एडिक्ट हो जाते हैं, बट उसको हमें दूर रखना है। हमें उसको दूर रख के अगर 5 मिनट भी दूर रख दिया, 10 मिनट भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने जिम में भी चलता है, हर जगह चलता है। तो उसको जितना थोड़ा हम उससे भी ब्रेक दें, आई थिंक यू विल बी मोर एट पीस, बिकॉज उसमें इतना चलता रहता है। नथिंग, आई मीन नॉट दैट रील्स ओनली, बट आपके इतना फ्रेंड सर्कल है, आपके कोलीग्स हैं, कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कोई मतलब भेजता ही रहता है। तो आप हमेशा टेम्पटेड रहते हैं, उसी में टाइम निकल जाता है। तो उसको थोड़ा दूर भी रखना बहुत आई गेस जरूरी है। लिव एंड लेट लिव। ओके दोस्तों, सुन लिया,
नो मोबाइल ये नहीं कह रहे हैं सर, सर कह रहे हैं थोड़ा उसको भी ब्रेक दे दो, उसको थोड़ा साइड में रख दें। ये आपने बहुत मजेदार बात बताई है। तो सर आपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सबका बताया, और फाइनेंसेस का तो आपने पहले से ही कंट्रोल किया और आपने अपने सीनियर्स का कहना माना। तो ये हमने अपने दर्शकों को भी बता दिया है कि अपने बड़ों का कहना माने, और फाइनेंसेस बहुत जरूरी है मेंटेन रखने, है ना? बहुत जरूरी है, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज चाहे आपको whether you like it or not, finally everything is finance. So I don't say that you want to gather so much of funds and money, because finally आप कुछ भी लेके जाएंगे ना, वो सब यहीं पे रहना है। तो बट यस, हमें अपने फ्यूचर का थोड़ा सा मैथमेटिकली आई थिंक कैलकुलेट करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। however carefree, however whatever the guy may be, but it is very simple to calculate also, कि आपका जितना भी बेसिक आपका खर्चा होता है, हम सब मेंटेन करते हैं, फैमिली है, लाइफ में सब अपना मेंटेन करते हैं कितना क्या खर्चा है, तो उतना रिक्वायरमेंट हमें पता है कि ये इतना रहेगा ही रहेगा। प्लस थोड़ा हमें मालूम है ऑल्सो कि इन्फ्लेशन कितना है। उस इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि आपने एफडी इतनी बनाई है, उसका इंटरेस्ट 6.5 और 7% है, उसमें से आपका इतना टैक्स लग जाएगा और इतना इन्फ्लेशन लग जाएगा, तो फाइनली आपको इतना मिलेगा। अगर मिला तो but you know exactly, there is no suspense in that. Yes, हाँ, there is no suspense, it is there. तो आपको ये नहीं कि वो हो जाएगा शायद, ऐसा चक्कर नहीं है। So be realistic, calculate as per the requirement, as per the current existing whatever the taxation profile. I'm sure you'll be able to get a figure, a decent figure, and you have that decent figure, and then you add, of course, certain contingencies. So you add certain contingency, maybe 25%. So you add that, then you are safe. So you have a safety margin, you have a line drawn, and that's how you work. So it's nothing so difficult. तो सर हमारा आपने हर मुद्दे को बहुत अच्छे से बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और साथ में जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो हम सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि आत्मनिर्भर से आपका क्या मतलब है। तो आप क्या हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आत्मनिर्भर से आप क्या सोचते हैं? I think आत्मनिर्भर, of course, in lot of many ways one can think about आत्मनिर्भर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो देश की आत्मनिर्भरता है कि हम अपने इन हाउस देश में ही सब कुछ बना सके, चाहे वेपन्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फूड हो, हम सब अपना बना सके, आत्मनिर्भर है, ताकि हमें किसी दूसरे के पास हाथ ना फैलाना पड़े। तो सेम चीज आपके घर में भी है कि आपको फाइनेंसेस में अपने को आत्मनिर्भर बनाना है, कि ताकि हमें कल किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपको कोई लोन ना लेना पड़े, आपको कोई बोरो ना करना पड़े। सो वो तभी आप आत्मनिर्भर होंगे। एंड प्लस लाइक एज फाइनली यू आर इन टुडेज वर्ल्ड, इफ यू सी as it is, there are nuclear families, right? And unlike पहले दिनों में जैसे हम लोग 10-10, 20-20, 30-30 लोग एक साथ रहते थे, बट अब धीरे धीरे फैमिलीज भी बहुत न्यूक्लियर हो गई है। तो सिमिलरली आपको भी अपने को आत्मनिर्भर बनाना है कि हम अकेले, आप और आपकी श्रीमती जी, आपकी वाइफ, दोनों जो है अकेले कैसे मैनेज करेंगे, वो भी आत्मनिर्भरता है। नॉट जस्ट द मनी बट ऑल्सो सेम हेल्थ, राइट, क्योंकि आपके पास कोई देखता नहीं आएगा। हाँ जी, क्योंकि हमारे के प्रश्न होता है जिसका आंसर आपने खुद ही अपने आप से दे दिया है कि अकेलापन, तो उसको कैसे देखा जाए, वो आपने ऑलरेडी उसका बता दिया कि पहले से उसके लिए भी सोच के रखे। दैट्स वंडरफुल। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने सारे एस्पेक्ट्स अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हमको बताया कि कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम अपने आप को साउंड रखें और फाइनेंसेस को किस तरह से ध्यान रखें। इसके साथ सर अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक और मैं बात देशवासियों को बोलना चाहता हूं कि आप में बहुत बहुत शक्ति है, भारतवर्ष में बहुत शक्ति है, और आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 है। बस खाली आपको कोशिश अपनी जारी रखनी है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भारतीय नंबर 1 है वर्ल्ड में। जय हिंद, थैंक यू।
Thank you so very much, sir. आप आए, we are really honored. Thank you. Thank you, Yuta ji, and thank you, Radio Dwarka. Thank you so much for this privilege. I'm really, indeed, it's been a privilege and honor. Our pleasure. This is our pleasure, sir. Thank you. So दोस्तों, हमने आज बहुत सब कुछ सुना और समझा, और ये देखिए कि हमारे साथ जो एक 30 इयर्स तक इंडियन एयरफोर्स में रह के देश की सेवा कर चुके हैं, उसके बाद कमर्शियल पायलट भी रह चुके हैं, और आज उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लिया है, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा है देश की सेवा। और जब उन्होंने हमको समझाया कि हमारा देश नंबर 1 है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको एक अच्छा नागरिक बन के रहना है। तो इसी के साथ दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय।